चलिए जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं +1 फिजिक्स चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आने वाले स्कूल एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बड़ा बेसिक सा टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। पहला ही क्वेश्चन फैक्ट्स के ऊपर है। विच ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया मतलब इनर्टनेस ऑफ अ बॉडी, इनर्टनेस ऑफ अ मास। तो किसी भी मास की, किसी भी बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसको चलाने के लिए। एंड और क्या कहते हैं इनर्शिया? इनर्शिया क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, or a body in uniform motion will continue to be in the state of same uniform motion until and unless acted upon some external force। तो एक बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसको चलाने के लिए। एंड अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो हमेशा उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में हमेशा चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना आए उसको तेज करने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बता रहा है। एक हल्की बॉडी है तो उसका इनर्शिया कम होगा, एक भारी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसकी इनर्टनेस, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो भारी बॉडी को उसकी रेस्ट से हिलाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें इनर्टनेस, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। विच लॉ एक्सप्लेन दी, है ना, न्यूटन का कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन। तो सीधी सी बात है, मास, है ना, मास। इनर्शिया एक मास के बारे में ही बता रहा है, एक बॉडी के बारे में ही बता रहा है। हल्की बॉडी का इनर्शिया कम होगा, उसमें इनर्टनेस कम होगी, वो आसानी से हिल सकती है जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक भारी बॉडी है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस, उसमें इनर्टनेस ज़्यादा होगी। जब बाहर से फोर्स लगाएंगे तो उसको चलाना उतना ही मुश्किल होगा। तो इनर्शिया कहते हैं मास के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्कूल लेवल। अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, देन चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम हिलाना है, उसका मोमेंटम चेंज करना है तो बाहर से फोर्स चाहिए होता है। तो कहते हैं एक बॉडी ऑलरेडी 3 की स्पीड से चल रही थी, फोर्स लगा तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो mv माइनस mu, मास लिया कॉमन, v माइनस यू, मास। इस बॉडी का मास कितना गिवन है हमें? 6 kg। फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, तो 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 6 इज 12। मोमेंटम की ही यूनिट्स आएंगी, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड, है ना, मास इंटू वेलोसिटी यानी kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकती है। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt, है ना, dp बाई dt। तो मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फोर्स इंटू टाइम। तो यूनिट्स क्या हो गई? यूनिट्स, हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूटन सेकेंड भी मोमेंटम की ही यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पहले ट्राई करना है ये क्वेश्चन, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने किया जिसका आंसर था ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आज का क्वेश्चन नंबर 4।
द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज वेरिंग विथ टाइम एज दिस, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दिस। तो मोमेंटम हमें गिवन है, मोमेंटम जो कि हर सेकंड पे चेंज कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहते हैं 3 सेकंड पे फोर्स कितनी लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है जी dp बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो d बाई डी टी, मोमेंटम की वैल्यू डाल दी गई 2 + 3t²। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने डिफ्रेंशिएशन सीखी हुई है, 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, 3t² की 2 उतर के आगे आया, 3 × 2 6 t है ना, रेज टू द पावर 2 - 1 = 1। तो 2 + 3t² की डिफ्रेंशिएशन क्या हुई 60। तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है 60। मुझे कौन से टाइम पे फोर्स निकालनी है, 3 सेकंड पे कितनी फोर्स है, तो टाइम को पुट किया 3, 6 × 3 = 18 न्यूटन। तो 3 सेकंड पे कितनी फोर्स लग रही थी 18 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5th। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस। तो एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी अगर रुकी भी हुई है ना, तो ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहे, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे लग रहे होंगे, बट फिर भी वो रेस्ट में है ना। तो एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहे, फोर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे लग रहे होंगे, फोर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे लग रहे होंगे, सच दैट नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 है, नेट फोर्स वाई एक्सिस में 0 है, नेट फोर्स जेड एक्सिस में 0 है। तो ऐसा नहीं है कि एक रुकी हुई बॉडी ही इक्विलिब्रियम में हो सकती है, एक चलती हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। बड़े ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स दो तरह से होता है, इंटरनल फोर्सेस का सम प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हर बॉडी में इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है, हर बॉडी में। जैसे कि ये बॉडी थी, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, हर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सच डैट इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो बॉडी चलेगी नहीं कभी। तो इंटरनल फोर्सेस लग रहे होते हैं, बट सब नेट एक दूसरे को कट करते हुए नेट इंटरनल फोर्सेस का सम हर बॉडी के अंदर 0 होता है। तो क्या बचा, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगी ही आएगी। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब काश किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन 0। इसका क्या मतलब हुआ, मास कभी किसी बॉडी का 0 नहीं होता, तो डैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी किस चीज़ की डिफरेंशिएशन 0 होती है, किस चीज़ की डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट की। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आया, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट के दो मतलब बनते हैं, जो वेलोसिटी है बस वही रहेगी। अगर इनिशियली बॉडी रुकी हुई है तो फाइनली भी रुकी रहेगी। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। लेकिन अगर कोई बॉडी इनिशियली चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता हुआ इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता हुआ इक्विलिब्रियम। तो एक बॉडी चलते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। उसकी स्पीड जब मैंने पहली बार देखा तो u की स्पीड थी, हमेशा u की स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड थी, है ना। तो 10 से तेज कब होगी, जब फोर्स लगेगा, फोर्स लग नहीं रहा। 10 से स्लो डाउन कब होगी, जब फोर्स लगेगा, रोकने के लिए फोर्स लग नहीं रहा।
10 से चलते चलते उसकी डायरेक्शन कब चेंज होएगी? जब फोर्स लगेगा। फोर्स लग नहीं रहा, तो जब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। एक रुकी हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, एक चलती हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। इनिशियली जब मैंने देखा चल रही थी, ना उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ना डायरेक्शन कम ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बनता है आपके हिसाब से? तो अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बैलेंस्ड फोर्सेस। तो एक बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सब एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर रहे हैं, है ना, सब एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चल भी सकती है ना, बॉडी चल भी सकती है। तो यानी कि सारी बातों को देखते हुए जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे या कट के ज़ीरो हो रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी रुकी हुई है, सिर्फ ये भी नहीं है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। दोनों बातों को इकट्ठा करके इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए बॉडी की। इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 6। एक फोर्स लग रही है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट भी है। ये फोर्स किसी मास में इतनी एक्सेलरेशन √2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो कहते हैं उस बॉडी का मास बताओ। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ का फाइनल आंसर ये आता है ना। इनिशियली हम क्या बोलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पूरी डेरिवेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करो, है ना। फोर्स, प्रॉपर फोर्स वेक्टर गिवन है हमें 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो फोर्स यहाँ पे आता है 36 प्लस 64 प्लस 100, यानी कि 200 का अंडर रूट, यानी कि 10√2 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 10√2। मास हमें निकालना है, एक्सेलरेशन गिवन है √2। तो √2 से √2 कट, उस बॉडी का मास कितना था? 10 kg। उस बॉडी का मास कितना था जी? 10 kg। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका एक होमवर्क भी है, आपको ट्राई करके रखना है ये क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्राई ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।